Hello, good morning students. Welcome to Dasan Public School online classes. Today we read our Sanskrit grammar of chapter 1 Varna Parichay. We have read our first part Varna Parichay. Now we read our second part. सेकेंड पार्ट पढ़ने से पहले हम फर्स्ट पार्ट में जो हमने रीड किया है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वर्ण परिचय। वर्ण परिचय के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ण परिचय वर्ण किसे कहते हैं, है ना, और वर्णमाला में किस तरह से यहाँ पर माहेश्वरी सूत्रों के बारे में वर्णन किया गया है और लिपि वर्ण और वर्ण के भेद यहाँ पर बताए हैं कि लिपि जो है और उसके वर्ण भेद हैं वह स्वर और व्यंजन है और स्वर वर्ण को यहाँ पर अच के नाम से जाना जाता है संस्कृत में और व्यंजन वर्ण को हल से नाम से जाना जाता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। स्वर वर्ण हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में, यानी कि अच और हल वर्ण के बारे में। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा है कि जो स्वर है उसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी कि वह खुद में पूर्ण वर्ण है। भाव यह है कि जिन वर्णों और अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अपने आप होता है वह किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आपने नर्सरी से या आपने किड्स में जब आपने पढ़ा होगा तो अ से अह तक अ आ ई उ री ए ओ औ ये 13 है, इनकी संख्या होती है 13, यानी 13 होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, जैसे स्वर का वर्गीकरण, स्वर कितने भागों में बांटा गया है, तो उच्चारण काल में मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, सेकंड दीर्घ और थर्ड है प्लुप्त। अब स्वरों को बांटा गया है, ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, दीर्घ किसको कहते हैं और प्लुप्त किसको कहते हैं, तो हम इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिए हुए अ बोलने में बहुत कम समय लगता है, ई उ री और री, यानी कि ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय में लगता है, ये बहुत ही कम समय में बोले जा सकते हैं। जब आप घर पर हो तो आप अपने इन वर्णों को बोलकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इनको बोलने में कम समय में लगता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगे, यानी कि ये जो ह्रस्व स्वर है इससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। अब दीर्घ स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगे अथवा 2 मात्राओं का समय लगता है। जैसे दीर्घ स्वर यहाँ पर है आ, ई बड़ी ई, बड़ा ऊ, री ए औ ऐ औ, इनकी संख्या कितनी है, 8 है। ये 8 वर्ण ऐसे हैं जिनको ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। विशेष यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, अ ई उ री आदि ह्रस्व स्वर है, इनका उच्चारण काल एक मात्रा है, इन्हीं में जब दुगना समय लगेगा तो क्या बनेगा, आ बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये दीर्घ स्वर बन जाते हैं। उसी प्रकार से ए आई ओ और दीर्घ स्वर है, ये निम्न रूप से 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, मिश्र विकृत संधिक्षर कहलाते हैं, यानी कि मिश्रित शब्द हैं। अ और ई से मिलकर बनता है ए, अ और ऊ से मिलकर बनता है ओ, जिसको हम गुण संधि कहते हैं। अ ई और अ ऊ से जो बनता है वो गुण स्वर कहलाता है। अब वृद्धि संधि अ ए इससे बनता है बड़ा ए, अ ओ से बनता है बड़ा ओ, यानी ये वृद्धि संधि है। अब हम पढ़ते हैं प्लुप्त संधि, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी कि जो दीर्घ स्वर है इससे भी अधिक समय लगता है, यानी कि सबसे ज़्यादा समय जिन वर्णों को बोलने में लगता है वो प्लुप्त स्वर है।
ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इनमें मात्राओं का उच्चारण काल होता है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुप्त का ज्ञान कराने के लिए 6 अंक स्वर के आगे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, ये 6 यानी कि जो 6 है रोमन, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है 6, ये लगाते हैं। तो यह और इसका जो प्रयोग होता है वह अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है। यानी कि जो प्लुप्त स्वर है, प्लुप्त का मतलब आप देख लो कि जो गायब हो चुकी है, यानी कि ये वैदिक संस्कृति में ये अभी हमारे चलन में नहीं है। हमारे चलन में सिर्फ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही है। तो हम सिर्फ इन्हीं स्वरों का अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, इन स्वरों को ठीक से याद रखने के लिए श्लोक का ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये एक श्लोक में के रूप में यहाँ पर समझाया गया है। एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमास्तु प्लुप्तोक्षेपो व्यंजन चार्थ मात्रकम। तो वो सब इसी श्लोक में सबके नाम आ गए हैं, है ना। एक मानो यानी एक मानो तो कौन सा, फर्स्ट ह्रस्वो। दो यानी 2 मात्राओं का अगर बनता है तो दीर्घ, और 3 मात्राओं से बनता है तो प्लुप्त हो जाता है, और जो व्यंजन है वह चौथा है। तो ध्यातों यहाँ पर संस्कृत भाषा में अधिकतर ह्रस्व दीर्घ स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे अभी चलन में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का ही प्रयोग हो रहा है। इनकी संख्या 13 मानी जाती है। ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त स्वरों को मिलाकर 22 हैं, जिनमें से 5 ह्रस्व है और 8 दीर्घ और 9 प्लुप्त है। तो प्लुप्त तो बिल्कुल गायब हो चुकी है, ये वैदिक संस्कृत में ही चलती है, और हम अभी वैदिक संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हम नॉर्मल जो हमारी संस्कृत है वही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ ही स्वर दिए गए हैं। अब संस्कृत भाषा में जिन स्वरों का प्रयोग होता है वे यहाँ पर दिए हुए हैं। ह्रस्व और दीर्घ और मिश्र भी दिए हुए हैं, जो ह्रस्व और दीर्घ को मिलाकर बनते हैं। सेकंड पढ़ता है व्यंजन वर्ग। अब व्यंजन की बात आती है तो व्यंजन आप जानते हैं कि व्यंजन क से ज्ञ तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी ये 5 वर्ग मिलाकर व्यंजन बनते हैं। व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते। व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिलेगा वह व्यंजन पूर्ण नहीं कहलाएगा। यानी कि व्यंजन को पूर्ण रूप से बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, और व्यंजन का उच्चारण काल अर्थ मात्र काल है। जिन व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है वह हलंत चिन्ह लगाते हैं। यानी कि जो अधूरा वर्ड होता है, यानी अधूरा व्यंजन होता है, उसमें हलंत लगता है। देखो यहाँ नीचे हलंत लगा हुआ है। तो ये वर्ण, ये हलंत लगे हुए वर्ण, ये अधूरे वर्ण हैं, ये पूर्ण नहीं है। और ये पूर्ण कब होंगे? ये पूर्ण जब होंगे जब इसमें स्वरों का मेल होगा। जैसे इसमें क है, अगर इसमें अ हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? क। अगर हम ई मिलाते हैं तो क्या बनता है? की। यानी कि इस तरह से मात्राओं का जोड़कर हम व्यंजन को पूरा करते हैं। संस्कृत भाषा में इनकी संख्या होती है 33, यानी कि 33। ये वहाँ पर दिए हुए हैं पूरे। क ख ग घ ण च छ ज झ ण त ठ ड ढ ण त थ द ध न, फिर प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये 33 वर्ण हैं। के ऊपर लिखे गए सभी व्यंजन स्वर रहित हैं, इसमें स्वर नहीं है। इनमें स्वर रहित संबंध की दृष्टि से हम हल का चिन्ह लगाएंगे। जब किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल होता है तो हलंत का चिन्ह हटा देते हैं। अब ये जो हलंत लगा हुआ है ये अधूरा वर्ड है, जब हम इसमें स्वर मिलाएंगे तो ये हलंत हम हटा देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। व्याकरण के व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित हल व्यंजन से ही लिया जाता है। व्यंजन के साथ स्वरों का योग यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे क के साथ अ मिलाया तो क, ई मिलाया तो की, ऊ मिलाया तो कु, इस तरह से, है ना। क के साथ मिलाएंगे रिक हो जाएगा, क के साथ आ मिलाएंगे का, बड़ी मिलाएंगे बड़ी की, कु कु के, इस तरह से यहाँ पर बन जाएंगे। अब आते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों के 3 भागों में विभाजित किया गया है। व्यंजन जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है अश्म। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन उच्चारण की भिन्नता के आधार जिन व्यंजनों का उच्चारण करने समय जिह्वा मुख के भाग
किसी भाग से को स्पर्श करते हैं, यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो इनकी जो आवाज़ है वह मुख से मुख यानी मुंह और जिह्वा यानी हमारी जो जीभ है, इससे अगर इनका उच्चारण होता है या इनके स्पर्श करके यह वर्ण निकलते हैं तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इसको संस्कृत में स्पष्ट किया गया है, कायादो मावसाना स्पर्शा, क से म पर्यंत व्यंजन स्पर्श संघर्ष है। इनकी संख्या होती है 25 यानी कि 25। ये निम्न 5 वर्गों का विभक्त हैं। जैसे वर्ग बने हुए हैं, जैसे क वर्ग में जो जो वर्ड आते हैं क ख ग घ ण, फिर ट वर्ग में आएंगे ट ठ ड ढ ण, क च ट त प, इन वर्ग में वर्ण दिए हुए हैं यहाँ पर। अब आता है अंतस्थ। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि इनको बोलने में अपने को हमको अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, वायु को रोकना पड़ता है और अल्प शक्ति के साथ इनका प्रयोग किया उच्चारण किया जाता है। जैसे इसको यणो अंतस्था से संस्कृत में परिभाषित किया गया है। य व र ल का अंतस्थ, जिसमें य वायु बाहर आती है बोलते समय। आप घर पर बोलकर देखिए, य व र ल, अपने मुंह से जो वायु है वह बाहर निकल रही है। इनकी 4 संख्या होती है। उष्ण, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़कर के साथ निकाल कर किया जाता है, ये उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। उष्म उष्मान, शल श श स ह, उष्ण संज्ञक व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है। यानी कि अंतस्थ भी 4 है, उष्ण भी 4 है और स्पर्श है 25 यानी कि 25। आप वर्ग याद रखिए। क वर्ग में क की जो लाइन में वो आते हैं वो सारे वर्ण, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे वर्ग हैं। ये सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं, अंतस्थ में आते हैं य र ल व, और उष्ण में आते हैं श श स ह। इसके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जो 2 व्यंजनों से मेल से बनते हैं। अब जो 2 वर्ण व्यंजनों के मेल से बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और क्ष, क और श षटकोण का, तो इससे बनेगा तो क्ष बनेगा। क्या बनेगा? क्ष। त और र, त र से बनता है त्र, और ज और न से बनता है ज्ञ। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको स्वर व्यंजन और व्यंजन दोनों के भेद के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के कितने कितने भेद होते हैं और उनको कैसे कैसे परिभाषित किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, 3rd पार्ट, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।